हेलो एंड वेलकम बच्चे लोग। चलिए अब सुनेंगे इधर, है ना, बातचीत नहीं करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज से फिजिक्स का मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है, ये जानेंगे हम लोग पहले। और उसके बाद अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या क्या है सुनेंगे, है ना। फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले पार्ट में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट आता है। कितना पार्ट आता है? दो पार्ट। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो यहां पे जब हम पढ़ रहे होंगे तो यहां पे चार्ज जो है ये रेस्ट पे होगा। क्या होगा? चार्ज रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा का मतलब क्या है? रुका हुआ होगा। रेस्ट पे होगा का मतलब क्या होता है? रुका हुआ होगा। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। क्या होता है? चार्ज इन मोशन। मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज को रोक करके रखेंगे, और जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज को हम लोग क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं? आगे बढ़े, ठीक है, आगे सुनेंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास दो चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये दो चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद मतलब यहां पे हम जो भी पढ़ेंगे ना उस केस में चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। याद रहेगा, यहां पे जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा का मतलब क्या होता है? रुका हुआ होगा। क्या होगा? रुका हुआ होगा, ठीक है। क्लियर है? अब आगे सुनेंगे। जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आएंगे तो यहां पे ये पहला और दूसरा चैप्टर हुआ। जैसे ही यहां पे चार्ज क्या है? रुका हुआ है। लेकिन चार्ज अगर चलने लगा तब, जैसे ही चार्ज चलने लगेगा तो हम लोग चैप्टर को कर देंगे चेंज, और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस। इसका तो नाम ही है मूविंग चार्ज, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, सिक्स चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसके बाद सातवां चैप्टर हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, सेवेंथ वाला। सेवेंथ चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और एट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके बुक का पहला पार्ट है जिसमें आपको 8 चैप्टर्स मिलेंगे, और इस 8 चैप्टर से आप लोगों को 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 35। मतलब टोटल 50% क्वेश्चन आपका पहले बुक से रहेगा, ठीक है।
इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ मिलेगा। इसके बाद जब हम दूसरे बुक में आएंगे तो वहां पे हमको सबसे पहला टॉपिक जो मिलेगा उसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वाला इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसके बाद क्या आएगा? ऑप्टिक्स आएगा। ऑप्टिक्स में हम लोगों को दो चैप्टर पढ़ना है, और ये दो चैप्टर में पहले वाले का नाम है रे ऑप्टिक्स, और दूसरे वाले का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ठीक है, ये जो ऑप्टिक्स आप पढ़ रहे होंगे, इस ऑप्टिक्स में आपको टोटल ऑलमोस्ट 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? मतलब आपके टोटल क्वेश्चन का 23% यहां से मिलेगा। ठीक है, 23% क्वेश्चन कहां से आ जाएंगे? ऑप्टिक्स से आ जाएंगे। और सबसे लास्ट पार्ट हमको आता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपका चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है जिसका नाम है एटम। 13 पढ़ना है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और 14th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है? सेमी कंडक्टर। क्या नाम है बाबू? सेमी कंडक्टर। ये 14 चैप्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा ये फिजिक्स का जो सिलेबस है ये क्या होगा? ओवर हो जाएगा। अब देखिए, 35 यहां से, 16 यहां से, तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है यहां से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे? 19 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब ये टोटल 27% आपका पार्ट कवर करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? है ना? क्या है पहला पार्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी पढ़ेंगे उसमें चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब भी पढ़ेंगे उसमें चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा। चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो 2 चैप्टर पढ़ना है। इसी तरह से चार्ज जब मूव कर रहा होगा तो कितना? 6 चैप्टर पढ़ना है। 3 से लेकर 8 तक कितना होगा? 6 चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये बहुत महंगा है, देख लीजिए 16 मार्क्स 2 ही चैप्टर से मिलेगा, है ना? ठीक है, और इसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर आते हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा पढ़ करके जाएंगे, सारा क्वेश्चन बना करके आएंगे। ठीक है, ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, आप इसके अलावा कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा, नीट देने जाइएगा, जेई देने जाइएगा, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम देने जाइएगा, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एवरी ईयर आना ही आना है। ठीक है, ये सारे चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? पहले इस चीज को लिखिए। ये जो नंबरिंग देंगे ना, 6 के नीचे लिखेंगे 7, उसके नीचे 8 लिखेंगे। ठीक है, फिर बगल में ऑप्टिक्स, उसके बगल में मॉडर्न फिजिक्स। क्या हो जाता है इसको रहे रहे समझ में नहीं आता। दिख रहा सब लोगों को ना? कल से आप लोग को 2:15 में पढ़ना है ना? कल से टाइम चेंज। ठीक है, क्या लग रहा? सब ठीक ठाक? हाँ यार, किसका हो गया स्कूल स्टार्ट? ठीक।
कल से आप लोग 215 हो, क्या मांग रहे हैं जी? ओके मिनट, कल से 215। तो फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं? 14 है ना। हम लोग को चैप्टर का नाम ही नहीं पता रहता, हम लोग पढ़ने चले आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले पेज में नाम लिखवा दे रहे, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये 14 चैप्टर है जो कि हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। आपको कुछ टी शर्ट नहीं मिले? टी शर्ट जाकर लेंगे, लेंगे। लिख लिए। ये सिलेबस समझ में आया आप लोग को कैसे कैसे है ना। हाँ, इसको 9, इसको 10। दोनों का लाइक ठीक है। तो हम लोगों को फिजिक्स को क्लास 12 के 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है।
एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब चार्ज रेस्ट पे होगा। दूसरे में इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, मतलब चार्ज मोशन में होगा। तीसरे में ऑप्टिक्स है, मतलब यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और ये मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ पे एटम न्यूक्लियस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया, लिख लिए यहाँ पे। चैप्टर नंबर 11 में आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 12 में एटम, 13 में न्यूक्लियस और 14 में सेमीकंडक्टर। ठीक है, लिखा गया सब लोगों का। आगे बढ़ जाए अब हम। ठीक है, लिख लेंगे। अब देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चे लोग हम लोग को पढ़ना है पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम, एंड गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये पहले चैप्टर में 4 टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरे का कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तीसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल है और चौथे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है, ये पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इस टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप लोगों से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 मार्क्स के, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो यहां से आएंगे, और इसमें कौन से टॉपिक से? 1.3 और 1.4 से सबसे ज्यादा चांसेस होता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन आने के। ठीक है, इस बार भी यही पार्ट से आया है, आगे बार में भी इसी पार्ट से क्या होगा, आएगा। ठीक है, लिखिए इसको, चैप्टर नंबर 1। गॉसेस थ्योरम, GAUSS फिर पोस्ट ऑफिस, GAUSS फिर पोस्ट ऑफिस और थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। GAUSS फिर पोस्ट ऑफिस, है ना? हो गया, लिख लिए? आगे बढ़ गए बाबू, लिख लिए ना? चलिए आगे सुनेंगे। हो गया सबका? लिख लिए? देखेंगे इधर, मैंने आपको बोला कि ये जो चैप्टर है
ये किस टॉपिक के अंदर आता है? तो आप लोग बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अब आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। अब सुनेंगे, आप लोगों को मैंने बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज जब रुका हुआ होगा, जब रेस्ट पे होगा, तो वो क्या क्या फेनोमेना शो कर सकता है, फिजिक्स का जो ब्रांच इससे डील करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। आपके पास चार्ज है और वो चार्ज रुका हुआ है, तो रुका हुआ चार्ज कौन कौन सा फेनोमेना शो कर सकता है, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब समझेंगे, है ना? क्या क्या फिनोमेना शो करेगा, सारा कुछ बता रहे, सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। पढ़े थे बाबू? पढ़े होंगे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये है हमारा प्यारा अर्थ। क्या है ये? अर्थ। और इस अर्थ के चारों तरफ कुछ दूर तक ऐसा इलाका है कि आप किसी भी मास को लेकर के आएंगे तो ये अर्थ इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ या ना? हम लोग क्या है, अर्थ अट्रैक्ट करा तभी ना खड़े हैं। अट्रैक्ट करना छोड़ देगा तो थोड़ा सा तो उछलेंगे, कहीं और नजर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अर्थ जो है हर एक मास को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अर्थ के चारों तरफ ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, इस रीजन को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलाका को। इस इलाके को क्या बोलते हैं? ये इलाका क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, ठीक है। ये जो इलाका, ये जो रीजन है, ये रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अगर इस रीजन के बाहर कोई मास है तो क्या इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा। हाँ या ना? तो ये जो इतना दूर का रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोले? ग्रेविटेशनल फील्ड बोले, ठीक है। अब आगे सुनेंगे। अर्थ जब इस मास को खींच रहा है तो पक्का है कि खींचने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। हाँ या ना? ये जो फोर्स लगा के खींच रहा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मास है, इस मास को हम यहां से उठा करके यहां पे ले आए तो पक्का है कि हमको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। इस वर्क को क्या बोलते हैं? वर्क के लिए एक नाम बताएं आप लोगों को कि फिजिक्स में कभी भी वो वर्ड सुनिए तो समझ जाइए कि वर्क हो रहा है। वर्क के लिए वर्क। वर्क के लिए अंग्रेजी का एक और वर्ड बताएं आप लोगों को कि कभी भी वो वर्ड सुन लीजिए तो समझ जाइए कि वर्क हो रहा है। अब बताइए। हाँ, हाँ, पोटेंशियल। क्या वर्ड बताए हैं? पोटेंशियल। तो यहां पे इस मास को यहां से यहां लेकर के आएंगे तो हम वर्क करेंगे, और उस वर्क को यहां पे हम लोगों ने बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोले थे बाबू? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कभी भी पोटेंशियल वर्ड सुनेंगे ना, एकदम आंख बंद करके यकीन कर लेना है कि वहां पे क्या हो रहा होगा? वर्क हो रहा होगा। और वर्क का मतलब ही यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 11 में ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो उस वक्त आपके सर जो भी पढ़ाए होंगे और जो हम लोग से हमसे पढ़े हैं, हम बताए होंगे कि आप लोग क्लास 12th में जैसे जाएंगे वैसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन से मिलता जुलता चैप्टर हम लोगों को मिलेगा। बस होगा क्या कि यहाँ पे अर्थ था, यहाँ पे हम लोग अर्थ की जगह क्या लेकर के आएंगे? क्या लेकर के आएंगे? चार्ज लेकर के आएंगे, ठीक है। अब आगे की बात सुनेंगे। किसी भी चार्ज के चारों तरफ, कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा इलाका होगा कि अगर आप यहां पे किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं, ये पॉजिटिव क्या करेगा बाबू? रिपेल करेगा। और रिपेल जब भी करेगा तो दूर जाएगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा? अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज को लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगा बाबू? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा?
नजदीक होगा, नजदीक जाएगा। अगर इस फील्ड के बाहर किसी चार्ज को रख देते हैं तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप बता सकते हैं कि इस इलाके को, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों तरफ वो इलाका जहां पे इसका इफेक्ट नजर आए। इफेक्ट नजर आने का मतलब होता है कि किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आए तो वो या तो उसको अट्रैक्ट करे या फिर उसको रिपेल करे। इस इलाके को, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, कोई भी चीज को खींचे या धक्का दे, क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। बिना फोर्स के ना तो खींच सकेंगे ना ही धक्का दे सकेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जब वर्ड आता है, मतलब समझ जाइए वहां पे क्या काम कर रहा है? फोर्स काम कर रहा है। और इस फोर्स को यहां पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया बात? हम इस चार्ज को यहां से उठा के लाके यहां पे रख दिए तो बाबू वर्क करना पड़ा होगा यहां से यहां रखने में, हाँ या ना? इस वर्क को क्या बोलेंगे? वर्क को क्या बताए हैं? कौन वर्ड से जानना है? तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, इस चार्ज के वजह से क्या क्या फिनोमेना हो रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी देता है। किसके वजह से? चार्ज के वजह से। कब? जब ये चार्ज रेस्ट पे होगा तब। क्लियर है? समझ में आया क्या बोले? हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये फिजिक्स का ब्रांच है, केमिस्ट्री का नहीं है। किसका है? फिजिक्स का ब्रांच है जो किसकी जानकारी देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसके वजह से? चार्ज के वजह से। कब? जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब। क्लियर है यहां तक? लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस तरह से पहले लिख लेंगे चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। लिखेंगे अब इसमें, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals, the branch of physics that deals with the study of, that deals with the study of, that deals with the study of, that deals with the study of electrostatic force, electrostatic force, electrostatic force, comma, comma, electric field, electric field, electric field, and electric potential, electric field, and electric potential, and electric potential due to the charge, due to the charge, due to the charge when, when, when charge is at rest, when charge is at rest, when charge is at rest, when charge is at rest। हो गया? समझ में आया इतना बात? ठीक है, अब आगे सुनेंगे। हम लोग का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसमें आप लोग ये चार्ज वर्ड तो बहुत सुने होंगे बाबू, सुने हैं ना यार? ठीक है, चार्ज वर्ड तो बहुत सुने होंगे। तो आप में से कोई है जो हमको बताएंगे कि ये चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? चार्ज क्या है? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए, घबराना नहीं है।
कोई भी है जो बता सके कि चार्ज क्या है? बोलिए दिनकर, व्हाट इज चार्ज? नहीं बताएंगे सर। इधर नहीं पता, बोलिए। ओके, बातचीत कर लिया आप लोग, बताइए अब। मोरे लगेंगे। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को करंट बोलते हैं। बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं? कोई चार्ज का नाम कब सुने थे? बहुत बचपन में थे तब सुने थे। मम्मी फोन लेते थे, जाके चार्ज में लगा देते थे। हाँ या ना? चार्ज का नाम तो सुने थे ना बहुत बचपन में। तो कभी जानने का इच्छा नहीं हुआ कि आखिर चार्ज क्या है, चार्ज किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए। हाँ आप बोल दीजिए, उनका हम समझ लियो गलत। इलेक्ट्रॉन का लूज होता है या गेन होता है उसको चार्ज बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करता है। और जब फ्लो ही नहीं किया तब तो चार्ज नहीं है वो। अभी ना बताए चार्ज एट रेस्ट। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा कि चार्ज क्या है, ठीक है। जैसे अब हम भी अदला का बदला करेंगे। जैसे आप लोगों को पता नहीं है कि चार्ज क्या होता है, वैसे ही हमको भी पता नहीं है कि चार्ज क्या होता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, फिर आप पढ़ाइएगा कैसे, ये नहीं पता कि चार्ज क्या होता है? बाबू सिर्फ हमको नहीं, साइंस की दुनिया के लोगों को नहीं पता है कि चार्ज क्या होता है। ये चीज पता है कि चार्ज होता है, लेकिन ये चीज नहीं पता है कि चार्ज क्या होता है। और इस चीज को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। होता तो है, लेकिन ये क्या है ये हम लोगों को पता नहीं। समझ में आया बात? हाँ या ना? चार्ज होता है, लेकिन क्या चीज को हम चार्ज बोलते हैं इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये साइंस की दुनिया के लोग चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं निकाल सके हैं कि चार्ज है क्या। तो इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया कि चार्ज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो अब सर नहीं होता तो है लेकिन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा और कुछ। तो हम लोग रहे इंसान, हम लोग हर एक चीज का एक आसान जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने और रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने बोला कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मतलब ये किसके पास मिलेगा? अरे जायदाद होगा ना आप लोग के पास, तो जो आपका जायदाद है वो आपका होगा। अच्छा पापा देंगे बाद में, अभी नहीं हुआ है तो हाँ या ना? तो जैसे आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है, वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है क्या? चार्ज। जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन हमेशा आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन हमेशा क्या करेंगे? और जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को साथ में लेकर के आएंगे, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया बात? हाँ या ना? अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि चार्ज क्या है, हमने इसको बस डिफाइन करने का एक आसान तरीका आपको बताया कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू भी होगा बाबू। पापा के पास प्रॉपर्टी है, कुछ वैल्यू होगा, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ होगा ना। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है ये कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। याद रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज? प्लस में यही वैल्यू लिख देना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज?
पहले तो सर यही बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि नहीं? आप लोग पढ़े थे बचपन में जब छोटे छोटे थे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्लास 11 में केमिस्ट्री में, है ना? हाँ। अब सुनेंगे ये अल्फा पार्टिकल क्या है, उसके बाद आप लोग बताएंगे चार्ज क्या है। हीलियम को जानते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 2। यही है ना? हम बोले इसको ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, आप बोले ठीक। यहां पे हमने ले लिया हीलियम, एक इलेक्ट्रॉन यहां लग गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां लग गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। हुआ क्या कि हमको आ गया गुस्सा, और गुस्सा आया तो हम क्या किए कि इस हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन कितना है इसके पास, 2 है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अभी भी मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम क्या किए कि इस हीलियम का एक और इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल दिए। जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 0। बचा क्या इसके पास, प्रोटॉन। क्या बचा, और प्रोटॉन कैसा चार्ज है, कितना प्रोटॉन बचा है, ये 2 प्रोटॉन, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। और इसी He2+ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बताइए अगर एक प्रोटॉन होता तो कितना चार्ज होता, एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यहां पे कितना प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कितना आ गया, +3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। याद रहेगा, हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद अल्फा पार्टिकल पास कितना चार्ज है, +3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। बताइए प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, कुछ लोगों के मन में डाउट चलिए रहा होगा, सर माइनस में भी लिख सकते हैं। याद रखेंगे मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है क्या किराना दुकान जाके बोले -2 किलो चीनी दे दो, नहीं ना हुआ, घर तो उठा के लेके चला जाएगा, चीनी नहीं भी रहेगा तब भी, ठीक है। तो मास को कभी भी हम लोग नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे मास जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपसे हम पूछे तो आप कितना बोलेंगे, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। ये वैल्यू याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल दिए अल्फा पार्टिकल भुला कर रह के क्या होता है चार्ज, ठीक है। अभी छड़ी के साथ याद दिलाएंगे, पहले क्लास में ये बताए थे, समझ गए बात, है ना? चलिए ओके, ये क्लियर हुआ। चार्ज क्या है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब कि होता है लेकिन पता नहीं है। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, -1.3 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल बोलते किसको हैं, He2+ आयन को। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 10 का पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 10 का पावर माइनस 27 kg। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? चलिए लिखवा दे, लिखेंगे चार्ज। पहले लिखिए यहाँ पे, पहला 1.1 टॉपिक स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें सबसे पहला टॉपिक है चार्ज। लिखेंगे चार्ज के बारे में, लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of electron and proton, of electron and proton, of electron and proton, due to which, due to which, due to which
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच, इस तरह से लिखिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये जैसे लिखना है लिख लीजिए, वर्ड्स में लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट बता रहे थे आप लोग को। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन repels each other, repels each other, repels each other, whereas electron proton, whereas electron proton attracts each other, whereas electron proton attracts each other, attracts each other। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे charge is intrinsic property, charge is intrinsic property, charge is intrinsic property, intrinsic property। और इसके बाद नोट में ये लिखेंगे, है ना, ये सारे वैल्यूज को नोट में लिखेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक अल्फा पार्टिकल के बगल में लिख लेंगे He2+ आयन, ठीक है, समझ गए बात, समझ में आ रहा है, लिखिए, इसको कॉपी कीजिए, सिर्फ इसको कॉपी करना है ना, ये कॉपी कीजिए, ये जो वैल्यू है, और सिर्फ अल्फा पार्टिकल के बगल में ये लिख लीजिएगा He2+ आयन, समझ में आ रहा है। गया, तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है ना? आगे बढ़े बाबू। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और चीज जानते हैं। सर, इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा, इसका मैग्नीट्यूड कौन बताया हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड हम लोगों को किसने बताया? तो जो साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड बताए हैं, उनका नाम है रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन्स। क्या नाम है? R.A. मिलिकन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाद मैग्नीट्यूड सिर्फ बोल रहे हैं, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, है ना, सिर्फ ये वैल्यू बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू कौन बताया? रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन्स। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, याद रहेगा, क्या नाम है? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रॉन के बाद चार्ज का मैग्नीट्यूड बताने वाले साइंटिस्ट का नाम R.A. मिलिकन्स, एक्सपेरिमेंट का नाम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सर, ये चार्ज नेगेटिव भी होता है, ये चार्ज पॉजिटिव भी होता है, ये हम लोगों को किसने बताया? क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड बता दिए, इसका नेचर भी तो है, तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोगों को जो बताए हैं, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रहेगा। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को कौन बताए हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? चलिए लिखेंगे रिमार्क में नंबर 1, रिमार्क 1 इस तरह से, है ना, रिमार्क 1 लिखेंगे, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
magnitude of charge in an electron, magnitude of charge in an electron is given by Ra millicons, is given by Ra millicons, and the experiment KANS पोस्टॉफियस मिलिकन्स, ठीक है, and the experiment he performed is known as Millikan's oil drop experiment, and the experiment he performed is known as Millikan's oil drop experiment, and the experiment he performed is known as Millikan's oil drop experiment. ठीक है, रिमार्क 2 में लिखेंगे। अब रिमार्क 2 नीट के एग्जाम में ना साइंटिस्ट का भी नाम पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बात। रिमार्क 2 में लिखेंगे चार्ज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, चार्ज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव is described by Benjamin Franklin, is described by Benjamin Franklin, is described by Benjamin Franklin, is described by Benjamin Franklin। ठीक है, समझ गए बात? आगे बढ़े, आगे, है ना। नेक्स्ट, अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ दे के बताइए बाबू क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। किसी एटम के न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस है ना, जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? 11 प्रोटॉन्स क्या है? प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? सर अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना बच्चों, तो आप यहां पे एक कंडीशन लगा के बोलेंगे इन न्यूट्रल एटम। कैसे एटम में? न्यूट्रल एटम में। क्योंकि देखिए अभी आप लोग को मैंने यहां पे दिखाया ना, हीलियम जब न्यूट्रल था तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या था? सेम वैल्यू था। लेकिन जब यहां पे चार्ज आ गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम है क्या? अगर हम यहां के हिसाब से बताने लगे एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो हम 0 कर देंगे, हाँ या ना? लेकिन कभी भी एटॉमिक नंबर आपको 0 नहीं मिलेगा, याद रहेगा? ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लिखना है कि हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो बिना इस कंडीशन के आप नहीं लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपको लगाना ही लगाना है कि इन न्यूट्रल एटम। लेकिन कभी भी आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल देंगे ना, तो आपको कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन को तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसे प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे धमाका होगा, पूरा बिल्डिंग गिर गया, हाँ या ना? अभी जो वॉर चल रहा है न्यूक्लियर बम को लेकर ही चल रहा है ना, और न्यूक्लियर में क्या होता है? न्यूक्लियर बम में वहां पे न्यूक्लियस टूटता है, क्या टूटता है? और जब न्यूक्लियस टूटेगा ना तो धमाका क्रिएट करेगा, समझ में आया? इसलिए प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, क्लियर है? तो अगर कभी भी कोई पूछे एटॉमिक नंबर, तो आराम से बोलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर कोई बोल दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलिए हाँ बोल सकते हैं, लेकिन विद कंडीशन। क्या है कंडीशन? कंडीशन है कि इन न्यूट्रल एटम, क्लियर है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटम को हम लोग
कोई भी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आयरन, Fe का वैल्यू कितना है 26, इसका एटॉमिक नंबर। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते एटॉमिक नंबर, तो हम इस आयरन में एक ठो इलेक्ट्रॉन दे देते, तो 27 किसका हो जाता, कोबाल्ट का हो जाता, हाँ या ना। तो आयरन क्या कोबाल्ट बन सकता है? अगर कोबाल्ट बन सकता तो हम कोबाल्ट का है बनाते, फिर तो हम इसको 53 इलेक्ट्रॉन देते। कितना? 53। 53 देते तो ये टोटल कितना हो जाता, जानते हैं किसका 79 होता है? गोल्ड का। किसका होता है? गोल्ड का। अगर इस तरह से हम लोहा से सोना बना सकते तो आप लोग को क्या लगता है कि हम आप लोग को आकर के पढ़ा करके मेहनत कर रहे होते? दिन भर तो हम इधर उधर लोहा चुनते, रात में बैठ करके उसको सोना में कन्वर्ट करते रहते। समझ में आया बात क्या बोले, हाँ या ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग अवॉइड करते हैं बोलना, और जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो साथ में क्या कंडीशन लगा देते हैं, न्यूट्रल एटम। ठीक है, समझ गए बात। लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom is known as, is known as, is known as atomic number, is known as atomic number। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, आगे। सर ये न्यूट्रल एटम क्या था, न्यूट्रल एटम? ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अगला हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाबू कोई बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बोलिए। अच्छा, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बोलिए, 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 जोर से बोलिए। क्या? बोलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोलिए, कोई जवाब देंगे? क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? किसको बोलेंगे, बोलिए। नहीं बोलेंगे, सुनेंगे है ना। आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया, ठीक जवाब दिया, हम सुन लिए, धीरे धीरे ही बोल रहे थे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए किसी एटम में, तो हम बोलेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है किसी एटम में, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया जिसके पास ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन एक और जवाब आ जाता है कभी कभी। ठीक है, आप में से कोई बोल देते हैं कि जिसके पास चार्ज 0 होगा ना वो न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? जिसके पास चार्ज 0 होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है? हम लोग सर सब सही लग रहा है, अब सुनेंगे है ना। ये सही है, ये सही है, और ये वाला सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है ये समझिए। अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि चार्ज 0 है, इधर इधर सुनिए, अगर आप ये बोले चार्ज 0 है तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 0 है और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? क्या कोई ऐसा एटम हो सकता है जिसके पास प्रोटॉन भी 0 हो और इलेक्ट्रॉन भी 0 हो? अरे सबसे छोटा हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, कितना प्रोटॉन? एक। कितना इलेक्ट्रॉन? एक, है ना जी। एक प्रोटॉन मतलब कितना चार्ज? प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज? माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम।
तो हाइड्रोजन के पास भी तो चार्ज तो है ना, टोटल चार्ज तो जीरो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ आप अगर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ओवरऑल निकाल लीजिएगा, मतलब नेट चार्ज निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? नेट चार्ज। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर हम बोले कि यहाँ पे नेट चार्ज बताइए कितना है, तो ये प्लस में जितना है या माइनस में उतना है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा वैल्यू? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जिसका नेट चार्ज जीरो हो या जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन जिसके पास चार्ज जीरो है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, क्योंकि चार्ज जीरो वाला कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? हाँ या ना? अभी हम लोग यहाँ पे हीलियम देखे थे ना, He2+ आयन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कम से कम दो था ना, भले इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया था लेकिन प्रोटॉन कितना था? दो था। ठीक है, और चार्ज जीरो बोलने का मतलब होता है कि ना तो प्रोटॉन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, तो बिना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये वाला लाइन बोलेंगे कभी नहीं ना बोलेंगे। चार्ज जीरो है कभी नहीं बोलना है, क्या बोलना है उसके जगह पर? नेट चार्ज जीरो है। क्या बोलना है? नेट चार्ज जीरो का मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? लिखवा दें? चलिए लिखेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखेंगे इसमें, इफ एन एटम इफ एन एटम इफ एन एटम और बॉडी और बॉडी और बॉडी हैज सेम नंबर हैज सेम नंबर same number of proton and electron has same number of proton and electron has same number of proton and electron, then they are known as then they are known as then they are known as electrically neutral then they are known as electrically neutral। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, उसके नीचे के लाइन में if net charge if net charge if net charge if net charge of an atom or body of an atom or body is zero of an atom or body is zero, then it is known as then it is known as that is known as electrically neutral then it is known as electrically neutral। समझ में आया इतना दूर बात? तो दिक्कत यहां पे that is known as electrically neutral। आगे आगे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी क्या है? पुलिंग पावर है, खींचने की क्षमता। ठीक है, पुलिंग पावर। किसको खींचना है? इलेक्ट्रॉन को। हाँ या ना? ठीक है, हम किसी चीज को खींच रहे हैं मतलब वो मेरी एफिनिटी है। यहाँ पे किसकी एफिनिटी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब किसको खींचना है? कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? प्रोटॉन खींच लेगा, चार्ज खींच लेगा। अच्छा मान लीजिए आप ऐसे करके अपने हाथ में मोबाइल लेकर के जा रहे थे और मान लेते हैं मेरी एफिनिटी ज्यादा है, हम आपको मोबाइल जो है खींच लिए। ठीक है, क्यों खींचे होंगे हम मोबाइल? मेरे पास नहीं होगा, हम भी थोड़ा तो दिखाना चाहेंगे इधर उधर। हाँ या ना? मतलब मेरे पास कमी है, मोबाइल की कमी है, या मान लीजिए आप लोग के पैसे छीन लिए। क्यों छीने होंगे? कमी होगा तभी। हाँ या ना? तो अगर हम आपसे छीन रहे हैं मतलब मेरे पास क्या है? कमी है। ठीक है, अब कमी होगी तो क्या है छीन रहे होंगे? सर को घर चलाना होगा, रोटी कपड़ा और मकान, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ या ना? इसके लिए मतलब स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी खींचा जाता है। कौन खींचता है? एटम खींचता है। कोई एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। कौन एटम खींचेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हाँ या ना? क्या होने के लिए कमी होगी? स्टेबल होने के लिए कमी होगी। क्या होने के लिए? समझ में आ रहा है? तो कोई एटम जिसके पास स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी
वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, वो जितने ताकत से खींच रहा होगा उसी को हम बोलेंगे उसका क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। समझ में आया बात? कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी होगा खींच करके क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा। दुनिया में हर कोई चाहता है ना स्टेबिलिटी गेन कर ले, हाँ या ना? तो हर कोई यहाँ पे स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पे एटम भी क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे और हम इसको खींच करके अपने तरफ ले आएंगे और हम क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी कितने ताकत से खींच रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बताइए सोडियम और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? क्लोरीन का। मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? क्लोरीन की। मतलब कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा? क्लोरीन ज्यादा ताकत से खींचेगा। क्लियर है? लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे। पुलिंग पावर, पुलिंग पावर ऑफ एन एटम, पुलिंग पावर ऑफ एन एटम, पुलिंग पावर ऑफ एन एटम टू पुल, टू पुल an electron, to pull an electron towards itself, towards itself, towards itself is known as, is known as, is known as electron affinity, is known as electron affinity, full stop। उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे it depends on, it depends on, depends on atomic number of an atom, it depends on atomic number of an atom, it depends on atomic number of an atom, it depends on atomic number of an atom, full stop। greater the atomic number, greater the atomic number, greater the atomic number, more will be the electron affinity, greater the atomic number, more will be the electron affinity, greater the atomic number, more will be the electron affinity, greater the atomic number, more will be the electron affinity। और इसी के साथ आज का क्लास हम लोग करेंगे समाप्त। क्लियर है यहां तक जो बताए? ओके।